कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी प्यार नहीं होती, बल्कि गलत इंसान से प्यार करना होता है। मैंने भी यही गलती की थी। 3 साल तक मैं एक लड़की के पीछे पागलों की तरह भागता रहा, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की, उसके लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ताने, अपमान और लोगों के सामने हंसी का पात्र बनने का दर्द। परीक्षा वाले दिन भी वही हुआ। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसका पेपर अच्छा नहीं गया, और हमेशा की तरह सबको यकीन था कि मैं उसके लिए अपना भविष्य भी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था, क्योंकि मुझे याद आ चुका था कि पिछले जन्म में इसी लड़की के लिए मैंने क्या क्या खोया था। अपना परिवार, अपना भविष्य, अपनी दौलत, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी। इसलिए परीक्षा हॉल से बाहर निकलते ही मैंने एक ऐसा फोन किया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। और जब उसके फोन पर सच्चाई पहुंची, तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिसे वह सालों से अपना नौकर समझती थी, असल में वही उसकी दुनिया का मालिक था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मैंने जानबूझकर सभी बोनस सवालों के सही जवाब दिए, ताकि स्कूल की ब्यूटी लियू रुयान से दूर रह सकूं। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद लियू रुयान के दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। जियांग शियाओयू, लियू रुयान ने कहा कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया। आज दोपहर का पेपर खाली छोड़ देना याद रखना, नहीं तो तुम्हें उसकी चापलूसी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद वे सब जोर जोर से हंसने लगे। मैंने लियू रुयान के गुस्से वाले चेहरे को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। लेकिन मन ही मन में सोच रहा था, जिसे कुत्ता बनना है बने, मैं अब इनकी गुलामी नहीं करूंगा। मैंने तुरंत अपने हाउसकीपर को फोन किया और लियू रुयान के परिवार की सारी फाइनेंशियल हेल्प बंद कर दी और उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद लियू रुयान ने गुस्से में मुझे 99 बार कॉल किया, लेकिन मैंने एक भी फोन नहीं उठाया। अब वह परेशान हो रही है, लेकिन वह पहले कहाँ थी? अपनी पिछली जिंदगी में एक अरबपति का बेटा होने के बावजूद मैं अपने ड्राइवर की बेटी की पागलों की तरह चापलूसी कर रहा था। उससे शादी करने के लिए मैंने अपने पिता की कंपनी तक उसके नाम कर दी, लेकिन उसने मेरे सारे पैसे उड़ा दिए और किसी और को डेट करने लगी। वह अपने बॉयफ्रेंड को एक पप्पी की तरह लाड प्यार करती थी और मुझे एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। उसकी शादी के दिन जब मैंने अपनी बीमारी के इलाज के लिए उससे कुछ पैसे उधार मांगे, तो उसने बेहद बेरहमी से कहा, तुम्हारे साथ बिताए ये साल मेरे लिए एक बुरे सपने जैसे थे। जियांग शियाओयू, प्लीज मेरी लाइफ से दूर हो जाओ। जब मैं अपनी मौत के बिस्तर पर था, तब मैंने देखा कि एक अमीर लड़की, जिसे मैंने कभी रिजेक्ट कर दिया था, रोते हुए मेरा हाथ पकड़े खड़ी थी। वह हमेशा से सिर्फ मेरा इंतजार कर रही थी। तभी अचानक मेरी आंखें खुली और मैंने खुद को हाई स्कूल के आखिरी साल में पाया। मेरा पुनर्जन्म हो चुका था। मैं अपनी डेस्क पर सोया हुआ था, तभी लियू रुयान ने मुझे झटके से जगाया। लू जिंगनियन का पेट ठीक नहीं है, जाओ उसके लिए पेट की दवा लेकर आओ और कैफेटेरिया से कुछ एक्स्ट्रा मीट भी ले आना। वह बहुत कमजोर है, उसे अच्छे खाने की जरूरत है। इस समय लू जिंगनियन अपनी डेस्क पर झुका हुआ था और क्लास के कई लोग उस पर प्यार लुटा रहे थे। उसके पेट दर्द की वजह से सबको उस पर तरस आ रहा था, लेकिन जो इंसान उसकी सबसे ज्यादा परवाह कर रही थी, वो बेशक लियू रुयान थी। अपनी पिछली जिंदगी में मैं लियू रुयान का वो बेवकूफ आशिक था जो रोज उसकी हर बात मानता था। क्लास के बाद उसके लिए खाना पानी लाता था ताकि बस उसके करीब रह सकूं। लेकिन ये महसूस करते हुए कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है, लियू रुयान का चेहरा देखकर मुझे अब सिर्फ हंसी आ रही थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। लियू रुयान, अब तुम मेरे साथ दोबारा वैसा बर्ताव नहीं कर पाओगी। मुझे वहीं शांत खड़ा देखकर लियू रुयान चिढ़ गई और बोली, तुम वहां बेवकूफों की तरह क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और दवा लेकर आओ। ये कहकर वह फिर से लू जिंगनियन के पास चली गई और धीरे से उसकी पीठ थपथपाने लगी। लू जिंगनियन ने मेरी तरफ देखा और लियू रुयान से कहा, जियांग शियाओयू को डांटना ठीक नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। वैसे भी उसे ऐसे ही काम करना पसंद है, अगर मैं उसे नहीं जाने दूंगा तो वह उदास हो जाएगा, है ना? उसने मेरी तरफ देखकर ताना मारा, लेकिन मैंने अपने होंठ सिकोड़े और बिना कुछ कहे सीधे कैफेटेरिया चला गया। इस बार मैंने लाइन में लगकर 2 लोगों का खाना लिया। मेरे बगल में बैठा क्लासमेट मुझे देखकर हंसा और बोला, लियू रुयान के लिए फिर से खाना लेने जा रहे हो? लेकिन वह लू जिंगनियन को पसंद करती है, जो उसी की तरह परफेक्ट है। वह तुम जैसे लड़के को भाव भी नहीं देगी। मैंने हैरानी से उससे पूछा, तुम्हारी नजर में मैं कैसा इंसान हूँ? उसने नफरत से कहा, तुम बस एक मामूली गरीब लड़के हो। रोज उस अमीर लड़की के आगे पीछे घूमते हो और सपने देखते हो कि तुम उससे शादी करोगे। जागो भाई, तुम्हारे जैसा बेवकूफ और निकम्मा लड़का हमेशा उस लड़की के घर में सिर्फ एक नौकर बनकर रहेगा, उसके कपड़े धोएगा और फर्श साफ करेगा। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से हंसा। असल में लियू रुयान ने सबको झूठ बताया था कि मैं एक मामूली लड़का हूँ। मैं उसे अपनी महंगी कार में सिर्फ इसलिए लाता ले जाता था क्योंकि मैं उसे पसंद करता था। लेकिन अब दूसरों की नजर में लियू रुयान अमीर बन गई थी और मैं एक नौकर। मुझे चुप खड़ा देख उस लड़के ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, चलो अब जल्दी करो और अपनी मालकिन का लंच लेकर जाओ, देर मत करना। वह लड़का फिर से हंसा और मेरे आसपास के बाकी लोग भी मेरे इस चापलूसी वाले बर्ताव का मजाक उड़ाने लगे। तभी लंच की घंटी बजी और मैं कैफेटेरिया से बाहर आ गया। मैं वापस क्लासरूम में नहीं गया, बल्कि गार्डन की एक बेंच पर बैठ गया और दोनों पोर्शन का खाना खुद अकेले ही खा गया। मुझे याद भी नहीं था कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में आखिरी बार पेट भरकर ठीक से कब खाया था, क्योंकि मैं अपने सारे पैसे लियू रुयान पर उड़ा देता था और खुद बची कुची चीजें खाता था। मीट खाना तो दूर की बात थी। आज दोनों पोर्शन खाने के बाद मेरी भूख शांत हुई। जब मैं क्लासरूम में वापस आया तो पहली घंटी बज चुकी थी। लियू रुयान ने मुझे अंदर आते देखा और गुस्से से पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए? और जो दवाई मैंने मंगवाई थी वह कहाँ है? कौन सी दवाई? मैंने उसे बेहद ठंडेपन से देखा। मेरी आंखों में उसके लिए वो पुराना प्यार और पागलपन बिल्कुल गायब था। लियू रुयान ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा और चिल्लाई, तो फिर लू जिंगनियन के लिए जो पेट की दवाई मंगवाई थी वह कहाँ है?
मैंने कहा था ना कि उसका पेट दर्द कर रहा है। क्या तुम बहरे हो? तुम एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं कर सकते। मैंने लू जिंगनियन के उदास चेहरे पर नजर डाली और कहा, लू जिंगनियन के साथ मेरा क्या रिश्ता है? मैं उसके लिए दवाई क्यों खरीदूं? लू जिंगनियन का परिवार अमीर नहीं है, लेकिन जब से वह लियू रुयान से मिला है वह उस पर मेरे पैसे लुटा रही है। हर बार जब मेरे डैड मुझे कुछ अच्छा देते हैं तो लियू रुयान उसे लू जिंगनियन को दे देती है। यहाँ तक कि जो घड़ी उसने अभी पहनी है वह भी मेरी है। ये दोनों लोग मेरा कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मेरे पैसे उड़ाते हैं, मेरी हर चीज का मजा लेते हैं और मेरे ही साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं। लियू रुयान गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, जियांग शियाओयू, तुम जानबूझकर तमाशा कर रहे हो ना? अगर तुमने आगे से ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर तुम हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगोगे। इस समय मैं लियू रुयान को घूर रहा था और उसकी बातें मुझे बेहद मजाकिया लग रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, मैंने ऐसा क्या गलत किया है जिसके लिए मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़े? ये देखकर कि मैंने लियू रुयान से बहस करने की हिम्मत की, क्लास के बाकी सब लोग दंग रह गए। सब आपस में फुसफुसाने लगे, क्या हो रहा है? इस चमचे ने सच में अपना एटीट्यूड बदल लिया है क्या? लियू रुयान भी एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे याद आया कि मैं हमेशा उसके सामने कैसे भीख मांगता था। उसने मुझे आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुम में इतनी ही अकड़ है तो आज दोपहर मेरे साथ मेरे घर मत आना। मैंने आराम से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। इसके बाद मैं सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने लियू रुयान की धमकी की कोई परवाह ही नहीं की, जिससे उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वांग यान, जो लू जिंगनियन के बगल में बैठा था, उसने यह पूरा सीन देखा और तुरंत लू जिंगनियन को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी सीट से खड़ा हो गया। वह गुस्से में चिल्लाया, जियांग शियाओयू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियू रुयान से इस टोन में बात करने की? तुम बस उसके टुकड़ों पर पलने वाले एक नौकर हो, अपनी औकात मत भूलो। वांग यान चिल्लाया, जियांग शियाओयू, तुम्हें क्या हुआ है? तुमसे बस कुछ दवा खरीदने को कहा था और तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि लू जिंगनियन की तबीयत कितनी खराब है? मैंने उसे बेरुखी से देखा और कहा, अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो खुद अभी जाकर खरीद लाओ। लेकिन वांग यान खुद को बहुत बड़ा मसीहा समझ रहा था। वह अकड़ कर बोला, दवा तो तुम्हें ही लानी चाहिए, मैं भला क्यों जाऊं? मैंने जवाब दिया, जब मेरा लू जिंगनियन से कोई रिश्ता नहीं है तो मैं उसके लिए दवाई क्यों खरीदूं? वांग यान ने मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा, तुम लियू रुयान के परिवार के टुकड़ों पर पलने वाले एक मामूली नौकर हो। ये बात तो सच है ना? ये सुनकर मैंने सीधे लियू रुयान की तरफ देखा और पूछा, लियू रुयान, क्या तुमने ही सबसे कहा है कि मैं तुम्हारे परिवार का एक मामूली नौकर हूँ? मेरी ये बात सुनकर लियू रुयान का चेहरा उतर गया और उसे थोड़ा अजीब लगा। दरअसल ये सब बाकी लोगों के अंदाजे थे जो लियू रुयान को रोज मेरी लग्जरी कारों में घूमते देखते थे। लियू रुयान ने जानबूझकर कभी किसी को सच नहीं बताया था। वह दूसरों को यह बताने की हिम्मत कैसे करती कि उसके पिता सिर्फ एक ड्राइवर हैं और वो खुद मेरे परिवार के ड्राइवर की बेटी है, और यहाँ बाकी सब मुझे ही नौकर समझ रहे थे। इसी समय लियू रुयान उठकर मेरे पास आई, क्योंकि वह मेरी डेस्क मेट थी। उसने बात संभालते हुए कहा, अगर तुमने दवा नहीं खरीदी तो कोई बात नहीं, मैं बाद में खुद खरीद लूंगी। लियू रुयान को लगा कि चूंकि मैं उसे पागलों की तरह पसंद करता हूँ, इसलिए जलन के मारे मैं लू जिंगनियन के लिए दवा नहीं लाना चाहता था। लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा और पूछा, वैसे क्या तुम्हें कैफेटेरिया से खाना मिला? तुमने जरूर मेरे लिए कुछ खरीदा होगा, है ना? असल में उसने खाना बांटने वाले स्टूडेंट से सुन लिया था कि उसने मुझे 2 पोर्शन खाना ले जाते देखा है। मैंने शांति से उसकी तरफ देखा। लियू रुयान ने फिर पूछा, क्या तुमने वो खाना खा लिया? मैंने कहा, हाँ, मैंने दोनों पोर्शन खा लिया। लियू रुयान का चेहरा गुस्से और हैरानी से पीला पड़ गया। टेबल के सामने बैठे दूसरे स्टूडेंट्स ने भी मुझे नफरत से देखा और बोले, तुम पागल हो क्या? तुमने दोनों पोर्शन अकेले ही खत्म कर दिए। उन्हें हमेशा से लियू रुयान की चापलूसी करने और मुझे नीची नजर से देखने की आदत थी। अपनी पिछली जिंदगी में मैं उनकी हर बदतमीजी इसलिए सहता था क्योंकि वे लियू रुयान के दोस्त थे। मैं नहीं चाहता था कि लियू रुयान को बुरा लगे और मैं सोचता था कि ये लोग लियू रुयान के सामने मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने इन परजीवियों को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। हर बार जब लियू रुयान अपने इन दोस्तों को महंगे होटलों में खाना खिलाती थी तो वो सारे पैसे मेरे और मेरे पिता के होते थे। मैंने ठंडेपन से कहा, मैंने उस खाने के लिए अपने खुद के पैसों से पेमेंट किया है। 2 पोर्शन तो छोड़ो, अगर मैं 20 पोर्शन भी खरीद कर खाऊं तो तुम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर सामने बैठी स्टूडेंट का चेहरा शर्म से उतर गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो लड़का कल तक उनके आगे पीछे घूमता था वह आज इतने एटीट्यूड में कैसे बात कर रहा है। आखिर में वो बस इतना ही फुसफुसा सकी, पर तुमने तो अपने पैसे से पेमेंट किया था ना? उस लड़की ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे पास ये पैसे भी स्कूल की ब्यूटी लियू रुयान के परिवार से ही आए होंगे, है ना? लेकिन मेरे बगल में बैठी लियू रुयान पहले से ही गुस्से में लाल हो रही थी, खासकर इसीलिए कि मैंने उसके लिए लंच नहीं लाया था और उसे भूखा रहना पड़ा था। मेरा यह बदला हुआ रूप देखकर उसका गुस्सा और भड़क गया। उसने मुझसे छिड़कर कहा, जियांग शियाओयू, यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी इस अकड़ पर कुछ दिन और टिक पाओगे। इतना कहकर वह गुस्से में खड़ी हुई, अपना सामान उठाया और लू जिंगनियन के बगल में बैठे वांग यान से बोली, वांग यान, मैं तुम्हारे साथ अपनी सीट बदल रही हूँ। अब से तुम जियांग शियाओयू के साथ बैठोगे। अपनी पिछली जिंदगी में हर बार जब वह मुझसे नाराज होती थी तो मुझे इसी तरह सजा देती थी। वह जताती थी कि वह अब मेरे साथ नहीं बैठना चाहती। आखिरकार मैंने ही तो उससे मिन्नतें करके अपने साथ बैठने की रिक्वेस्ट की थी। मैं उसे अपने परिवार जैसा मानता था और सोचता था कि वह मुझे पढ़ाएगी। लेकिन अब मुझे याद आया कि लियू रुयान ने मुझे कभी कुछ नहीं सिखाया था। वो बस मुझ पर हुक्म चलाती थी। उसे लगा कि वह हमेशा की तरह अपनी इस धमकी से मुझे डरा देगी, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। लियू रुयान ने दोपहर का खाना नहीं खाया था और लू जिंगनियन भी पेट दर्द का नाटक कर रहा था। वह जाकर उसके बगल में बैठ गई, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। उसने खिड़की के पास बैठे मुझे देखा, जो बिल्कुल शांत था।
इस बार लियू रुयान सच में आगा बोला थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि जब मैं रोते हुए उससे माफी मांगने आऊंगा तो वह मुझे मेरी औकात दिखाएगी। दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मेरे डैड द्वारा भेजी गई लग्जरी मेबच कार रोज की तरह गेट पर आकर रुकी। स्कूल से निकलकर मैं चुपचाप उस कार की तरफ बढ़ गया। पूरे स्कूल में अब ये बात फैल चुकी थी कि मैंने स्कूल की ब्यूटी लियू रुयान को नाराज कर दिया है और सब मेरा तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। मुझे अकेले उस महंगी कार की तरफ जाते देखकर वहां खड़े स्टूडेंट्स एक दूसरे को इशारा करने और फुसफुसाने लगे। अरे देखो, क्या इस लड़के ने आज दोपहर स्कूल की ब्यूटी के लिए खाना लाने से मना नहीं किया था? तो फिर इसकी हिम्मत कैसे हुई लियू रुयान की कार में अकेले बैठने की? ये तो बस एक मामूली ड्राइवर का बेटा है। क्या ये खुद को इस कार का मालिक समझने लगा है? लियू रुयान अभी तक आई भी नहीं है और इस नौकर के बेटे की हिम्मत देखो कि पहले ही कार में जाकर बैठ गया। लियू रुयान इसे छोड़ देगी नहीं। अगर मेरे पास ऐसा घमंडी और बदतमीज नौकर होता तो मैं उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता। बाहर खड़े लोगों की ये मजाक उड़ाने वाली आवाजें सुनकर भी मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। कार में बैठते ही मैंने सीधे ड्राइवर को ऑर्डर दिया, गाड़ी स्टार्ट करो और चलो। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और बोला, लेकिन यंग मास्टर, मिस लियू अभी तक नहीं आई है। चलिए थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। पिछली जिंदगी में अक्सर लियू रुयान स्टूडेंट काउंसिल के काम की वजह से लेट हो जाती थी और मैं घंटों कार में बैठकर उसका इंतजार करता था। ड्राइवर को लगा कि आज भी मैं हमेशा की तरह उसका इंतजार करूंगा। ये देखकर कि एक मामूली ड्राइवर मेरे ऑर्डर मानने के बजाय लियू रुयान की तरफदारी कर रहा है, मुझे हंसी आ गई। मैंने ठंडेपन से पूछा, अंकल लियू, मेरे पापा का सिर्फ एक ही बेटा है, यानी कि मैं। क्या इस कार और हमारे परिवार का मालिक मैं हूँ या लियू रुयान? मेरी टोन देखकर अंकल लियू ने घबरा कर कहा, यंग मास्टर, आप गुस्सा मत होइए। अगर रुयान ने कोई गलती की है तो मैं घर जाकर उसे सबक सिखा दूंगा। मैंने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस जल्दी गाड़ी चलाओ। मैं अब उसके साथ सफर नहीं करना चाहता और न ही उसका चेहरा दोबारा देखना चाहता हूँ। इसके बावजूद अंकल लियू हिचकिचाए और उन्होंने गाड़ी नहीं बढ़ाई। वे अच्छी तरह जानते थे कि मैं उनकी बेटी के प्यार में कितना पागल था। उन्हें लगता था कि ये बस रोज का छोटा मोटा झगड़ा है और बाद में मैं ही लियू रुयान के सामने गिड़गिड़ाऊंगा। असल में अंकल लियू मन ही मन यह ख्वाब पाल कर बैठे थे कि आगे चलकर जियांग परिवार की सारी दौलत उनकी बेटी लियू रुयान की ही होने वाली है। यही वजह थी कि वो खुद को अब सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बल्कि इस घर का समधी मानने लगे थे और मेरे सामने ही नखरे दिखा रहे थे। तुम गाड़ी आगे बढ़ा रहे हो या मैं तुम्हें नौकरी से निकालूं? मैंने कड़क आवाज में कहा। सच तो यह था कि मेरे डैड उन्हें बहुत पहले ही नौकरी से निकालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अंकल लियू छिपकर जुआ खेलते हैं। डैड ऐसे जुआरी को अपने घर पर नहीं रखना चाहते थे। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में मैं लियू रुयान के प्यार में इस कदर अंधा था कि मैंने डैड के सामने अंकल लियू की बहुत तरफदारी की थी। मैंने झूठ कहा था कि वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं ताकि लियू रुयान का परिवार हमारे पैसों पर ऐश करता रहे। लेकिन आज वही ड्राइवर अपने मालिक की बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी अचानक स्कूल के गेट पर हलचल हुई। लियू रुयान को आते देखकर अंकल लियू तुरंत कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकले। लियू रुयान अकेले नहीं थी, वह बड़े प्यार से लू जिंगनियन का हाथ पकड़कर उसे कार की तरफ ला रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कार तक आए। अंकल लियू ने तुरंत आगे बढ़कर उनके लिए कार का दरवाजा खोला और लियू रुयान बड़े प्यार से लू जिंगनियन को कार में बिठाने वाली थी। चूंकि लू जिंगनियन को लियू रुयान पसंद थी, इसलिए वह हमेशा लियू रुयान के साथ रहने के बहाने ढूंढता था। इसी वजह से लू जिंगनियन रोज हमारी ही कार से स्कूल आता जाता था। हमारा ड्राइवर हमें घर ले जाने से पहले हमेशा लू जिंगनियन को उसके घर ड्रॉप करता था। इतना ही नहीं, अंकल लियू को सुबह सबसे पहले लू जिंगनियन को पिक करने के लिए बहुत जल्दी उठना पड़ता था। लेकिन इससे पहले कि लू जिंगनियन कार के अंदर बैठ पाता, मैंने खिड़की से ठंडेपन से कहा, लियू रुयान, क्या तुमने क्लास में खुद नहीं कहा था कि तुम आज दोपहर मेरे साथ घर नहीं जाओगी? और लू जिंगनियन, तुम दोनों मेरी कार में क्यों बैठ रहे हो? मेरी ये बात सुनते ही वहां खड़े क्लासमेट्स दंग रह गए और कुछ लोग तो गुस्से में बड़बड़ाने लगे। इस जियांग शियाओयू का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तो साफ तौर पर हमारी स्कूल ब्यूटी लियू रुयान की कार है। हाँ, वह असल में अपनी औकात भूल गया है। लियू रुयान के एहसानों पर जीने वाला यह नौकर आज खुद को इस लग्जरी कार का मालिक समझ बैठा है क्या? अब देखने में मजा आएगा जब लियू रुयान इसे बीच रास्ते में कार से धक्का मारकर बाहर निकालेगी। वहां खड़े स्टूडेंट्स चिल्लाए, इस मामूली नौकर को तो कार में बैठने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। सब मेरे बारे में गॉसिप कर रहे थे। लियू रुयान मुझे घूर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से अकड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज मुझे अचानक क्या हो गया है। वह चिढ़कर बोली, जियांग शियाओयू, तुम हद पार कर रहे हो। मैंने दोपहर में जो हुआ उसके लिए तुम्हें माफ करने का फैसला किया था, लेकिन अगर तुम ऐसे ही तमाशा बनाते रहे तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैंने ठंडेपन से कहा, मुझे तुम्हारी कोई माफी नहीं चाहिए। तुम दोनों खुद यहाँ से पैदल वापस जाओ। यह सुनते ही लियू रुयान का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह जानती थी कि पूरे स्कूल की नजरों में वह एक अमीर खानदान की इकलौती वारिस बनी हुई थी। अगर वो आज मेरे साथ इस कार में नहीं बैठती तो क्या उसकी असली पहचान सबके सामने नहीं आ जाती? इसी डर में उसने गुस्से से आगे बढ़कर मुझे कार से बाहर खींचने की कोशिश की ताकि वह लू जिंगनियन को अंदर बिठा सके। मैंने उसका हाथ झटक दिया। लियू रुयान की यह हरकत देखकर मुझे अपने अतीत पर घिन आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने इस मतलबी लड़की का यह बर्ताव कैसे बर्दाश्त कर लिया था और मैं इसे अच्छा समझता था। लियू रुयान ने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे वह मुझ पर हावी होना चाहती हो। अंकल लियू ने भी उसकी तरफदारी की और मुझे वहीं सड़क पर पीछे छोड़कर कार आगे बढ़ा दी। तमाशा देखने वाले स्टूडेंट्स ये सीन देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अच्छा हुआ इसके साथ अपनी औकात भूलकर उड़ रहा था। मिल गया सबक।
मैंने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक पुराना नोकिया फोन निकाला। असल में यह पुराना फोन लियू रुयान का था। अपनी पिछली जिंदगी में उसे खुश करने के लिए मैंने अपने जन्मदिन पर डैड से मिला महंगा आईफोन उसे गिफ्ट कर दिया था और खुद उसका यह पुराना घटिया फोन इस्तेमाल करने लगा था ताकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहे। अब इस मामूली फोन को देखकर मुझे खुद की बेवकूफी पर हंसी आ रही थी। मैंने तुरंत इस फोन से अपने डैड को कॉल लगाया और पूरी बात बता दी। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि जो मेबच कार मुझे छोड़कर चली गई थी वह अचानक यू टर्न लेकर तेज रफ्तार में वापस आ गई और सीधे मेरे सामने आकर रुकी। डैड का ऑर्डर मिलते ही ड्राइवर अंकल लियू के होश उड़ चुके थे। अंकल लियू तुरंत कार से बाहर निकले और मेरे गुस्से से भरे चेहरे को देखकर कांपने लगे। मैंने कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन दोनों को अभी के अभी कार से बाहर निकालो, मैं इनके साथ एक ही कार में नहीं बैठूंगा। लियू रुयान और लू जिंगनियन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लियू रुयान ने घबराकर लू जिंगनियन को कार से बाहर आने में मदद की। मुझे इस कदर कड़े तेवर में देखकर लू जिंगनियन का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। लू जिंगनियन ने बात संभालने के लिए कहा, जियांग शियाओयू, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, लेकिन तुम्हें लियू रुयान को इस तरह टारगेट करने की जरूरत नहीं है। वह हमेशा तुम्हारे साथ कितनी अच्छी रही है ना? लेकिन लियू रुयान ने उसे रोक दिया और रोनी सूरत बनाकर खड़ी हो गई। मैंने उन दोनों को वहीं धूप में छोड़ दिया और शान से कार के अंदर बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ने से पहले मैंने कार की खिड़की का शीशा नीचे किया, उनकी तरफ देखकर एक कड़क मुस्कान दी और लियू रुयान को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। ड्राइवर अंकल लियू ने रियर व्यू मिरर शीशे में मुझे देखा। वह हैरान थे कि जो लड़का कल तक उनकी बेटी के आगे पीछे घूमता था वह आज इतना बेरहम कैसे हो गया। वह डरते डरते खुद को बोलने से नहीं रोक पाए। यंग मास्टर, दोस्तों में छोटी मोटी बहस तो नॉर्मल है, आप इतना गुस्सा मत होइए। मैं घर जाकर लियू रुयान से आपके पैर पकड़कर माफी मंगवा दूंगा, लेकिन अभी उसके पास पैसे नहीं है और उसे घर जाने के लिए बस लेनी पड़ेगी। जब तक वह घर पहुंचेगी न जाने क्या टाइम हो जाएगा। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, लेकिन लियू रुयान पैदल चलना अफोर्ड नहीं कर सकती, है ना? अंकल लियू, क्या आप भूल गए हैं कि आपकी सैलरी कौन देता है? अगर आपको मेरा फैसला पसंद नहीं आ रहा तो आप नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? जब आप हमारे पैसों पर पल रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपनी बेटी के आराम के लिए मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर करेंगे? अगर मैंने आज अपने डैड को फोन नहीं किया होता तो आप दोनों सच में मुझे अकेले धूप में सड़क पर छोड़कर चले गए होते। मेरी ये कड़क बातें सुनकर अंकल लियू के डर के मारे पसीने छूट गए और वह तुरंत चुप हो गए। जब मैं घर पहुंचा तो हमारी वफादार हाउसकीपर आंटी जो ने मुझे देखा और हैरान होकर पूछा, यंग मास्टर, आप अकेले वापस आए हैं? मिस लियू आपके साथ क्यों नहीं है? मैंने ठंडेपन से जवाब दिया, आंटी जो, आज के बाद से इस घर में मिस लियू नाम की कोई लड़की कदम नहीं रखेगी। आंटी जो मेरी बात सुनकर दंग रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा लियू रुयान के प्यार के नशे में चूर रहने वाले उनके छोटे मालिक को आज अचानक क्या हो गया है। पुरानी जिंदगी में बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि लियू रुयान और उसके पिता खुद को इस घर का मालिक और मुझे अपना नौकर समझने लगे थे। आंटी जो ने कई बार मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि मैं उनसे नाराज हो जाऊंगा। इस बार मुझे लियू रुयान के खिलाफ ये बातें कहते हुए सुनकर आंटी जो बहुत इमोशनल हो गई। उन्होंने प्यार से मेरी तरफ देखा। इस घर के सभी स्टाफ में से वह हमेशा मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन पिछली जिंदगी में क्योंकि वह हमेशा लियू रुयान की चालाकियों को पकड़ लेती थी, इसलिए मैं बेवकूफों की तरह उन्हें ही नापसंद करने लगा था। बाद में जब लियू रुयान ने मेरे घर पर कब्जा किया तो उसने सबसे पहले आंटी जो को ही नौकरी से निकाला था। अपनी पिछली जिंदगी की वो दर्दनाक बातें सोचकर आज आंटी जो को सही सलामत अपने सामने देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए आंटी जो से कहा, मैं पहले अपने कमरे में ऊपर जाता हूँ। आंटी जो ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है यंग मास्टर। तभी आंटी जो को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, यंग मास्टर, मिस बाई यहाँ आई हुई हैं। अपनी पिछली जिंदगी में मैं आंटी जो की बात सुनते ही बाई निंगबिन को बिना मिले सीधे घर जाने को कह देता था। असल में बाई निंगबिन अक्सर हमारे घर आती थी, लेकिन क्योंकि वह एक ऐसी लड़की थी जिसे मेरे डैड ने मेरे लिए पसंद किया था और मैं लियू रुयान के प्यार में अंधा था, इसलिए मैं बाई निंगबिन से नफरत करता था। हर बार जब वो आती तो मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं था और नौकरों से कहकर उसे वापस भिजवा देता था। लेकिन अपनी मौत के बिस्तर पर जाने से पहले की बात मुझे याद आई। जब लियू रुयान ने मुझे धोखा दे दिया था तब बाई निंगबिन के लोग ही मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। आखिरी वक्त तक उसे याद था कि वह मेरी मंगेतर है और वह मुझसे सच्चा प्यार करती थी। ये सब सोचते ही मैंने आंटी जो को रोका और कहा, वह कहाँ है? मैं उससे मिलने जाऊंगा। आंटी जो ने बताया कि वह बैकयार्ड पीछे के बगीचे में है। मैं तुरंत बैकयार्ड की तरफ गया और वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। मैंने देखा कि बाई निंगबिन मेरे पालतू कुत्ते डाबाई को बड़े प्यार से खाना खिला रही थी। यह कुत्ता मैं हमेशा अपने पास रखना चाहता था, लेकिन लियू रुयान ने कहा था कि उसे कुत्तों से नफरत है, इसलिए मैंने अपने इस प्यारे कुत्ते के पास जाना ही बंद कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाई निंगबिन मेरे कुत्ते डाबाई के साथ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाएगी। उसने अपने स्कूल की नीली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वह इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह एक बहुत ही साधारण स्कूल यूनिफॉर्म थी, लेकिन बाई निंगबिन ने इसे इतनी खूबसूरती से पहना था कि वह किसी परी जैसी लग रही थी। अपनी पिछली जिंदगी में मरने से पहले मैंने लोगों को उसके बारे में बात करते सुना था कि इतने अच्छे गुणों और खूबसूरती वाली लड़की मेरे धोखे के बाद भी इतने सालों तक सिंगल रही। ये बात सोचकर आज फिर मेरी आंखें नम हो गईं। बाई निंगबिन ने डाबाई को सहलाना खत्म किया और अचानक मेरी तरफ देखा। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसे अंदाजा नहीं था कि मैं कब आ गया। वह मुस्कुराकर मेरे पास आने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया कि मैं उससे कितनी नफरत करता हूँ और वह वहीं रुक गई।
यंग मास्टर जियांग की मंगेतर बाई निंगबिन न सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत शांत और सुलझी हुई है। हालांकि वह मेरी ही उम्र की है लेकिन वह मुझसे कहीं ज्यादा समझदार है। जहां तक उसके ग्रेड्स पढ़ाई की बात है, वह हमेशा पूरे इलाके में टॉप करती आई है और यही वजह थी कि वह लियू रुयान की आंखों में सबसे ज्यादा खटकती थी। लियू रुयान हमेशा जलते हुए कहती थी कि बाई निंगबिन की सफलता सिर्फ उसके अमीर परिवार के रिसोर्सेज की वजह से है। अगर उसे भी बाई निंगबिन जैसी सुख सुविधाएं मिलती तो वह भी टॉप कर जाती। अपनी पिछली जिंदगी में हर बार जब लियू रुयान बाई निंगबिन के अच्छे मार्क्स देखकर चिढ़ती थी तो उसकी खुशी के लिए मैं भी बेवकूफों की तरह बाई निंगबिन को अपना दुश्मन समझने लगा था। लेकिन आज ठंडे दिमाग से सोचने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरी तो बाई निंगबिन से कभी कोई ढंग से बातचीत भी नहीं हुई थी। फिर उसने ऐसा क्या किया था जिसके लिए मैं उससे नफरत करूं? इस बार जब मैंने उसे अपने सामने देखा तो मैंने मुश्किल से अपने इमोशंस पर काबू पाया और आगे बढ़कर उससे पूछा, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? बाई निंगबिन ने झिझकते हुए कहा, हाँ, मैं बस तुमसे ही मिलने आई थी। ये कहने के बाद जब उसने देखा कि मैं चुप हूं तो उसे लगा कि मैं हमेशा की तरह उस पर चिल्लाऊंगा। उसने उदास होकर कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते, इसलिए मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। उसने सोचा भी नहीं था कि आज उसकी मुझसे सच में मुलाकात हो जाएगी। वह तो बस दूर से मेरी एक झलक देखने आई थी। उसे लगा कि मेरा सामना हो गया, उसके लिए इतना ही काफी था। ये देखकर कि वह अपना बैग उठाकर जाने वाली है, मैंने तुरंत उसे रोका और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम आज रात यहाँ हमारे साथ डिनर के लिए रुकना चाहोगी? ये सरप्राइज सुनकर बाई निंगबिन अपनी जगह पर जम गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही जियांग शियाओयू है जो कभी उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। उसने बेहद हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या सच में मैं रुक सकती हूँ? डूबते सूरज की रोशनी खिड़की से सीधे मुंह पर पड़ रही थी, जिससे मेरा चेहरा पहले से ज्यादा शांत और मिलनसार लग रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। शाम हो चुकी थी लेकिन लियू रुयान अभी तक घर वापस नहीं आई थी। वह पसीने से लथपथ होकर लू जिंगनियन को पैदल उसके घर छोड़ने गई थी। अगर यह मेरी पिछली जिंदगी होती तो मैं खुद भूखा रहकर डिनर टेबल पर रात तक उसके वापस आने का इंतजार करता। लेकिन आज मुझे इतनी जल्दी डिनर की तैयारी कराते देखकर आंटी जो थोड़ी हैरान थी। दरअसल घर के सभी नौकरों को मुझे लियू रुयान का चमचा बनते देखने की आदत हो चुकी थी। इस बार जब मैंने उसका इंतजार नहीं किया तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। लेकिन आंटी जो ने मुझसे और कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने आंटी जो से कहा, ओह आंटी, एक और बात, ड्राइवर अंकल लियू को मैसेज भिजवा दीजिए कि कल से उन्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। आंटी जो एक पल के लिए रुकी, फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें मालिक के फैसलों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है यंग मास्टर, मैं अभी इसका इंतजाम करती हूँ। लियू रुयान के लालची पिता को नौकरी से निकालने के बाद मैं आखिरकार बाई निंगबिन के साथ हमारे डाइनिंग हॉल में डिनर के लिए बैठ गया। बाई निंगबिन चुपके से नीची नजरें करके मुझे देख रही थी। सच कहूं तो भले ही पिछली जिंदगी में मेरे ग्रेड्स बहुत खराब थे, लेकिन मेरा लुक काफी अच्छा था। अगर मैं लियू रुयान के धोखे में बर्बाद न हुआ होता तो मेरा यह हाल कभी नहीं होता। जैसे ही मेरी नजर बाई निंगबिन से मिली, उसने शर्माकर अपनी नजरें घुमा ली। वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते तो उसके कान शर्म से बिल्कुल लाल हो चुके थे। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए उससे पूछा, वैसे निंगबिन, मैंने सुना है कि स्कूल में तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं और तुम हमेशा टॉप करती हो। बाई निंगबिन मेरे इस अचानक बदले हुए दोस्ताना बर्ताव से थोड़ी असहज और नर्वस लग रही थी। मैंने आगे कहा, क्या तुम मुझे किसी अच्छे और भरोसेमंद ट्यूटर के बारे में बता सकती हो? आखिर अब लियू रुयान जैसी मतलबी लड़की पर भरोसा करने से तो काम नहीं चलेगा। मैं अपनी इस नई जिंदगी को पुरानी जिंदगी की तरह बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ अपने पिता की दौलत के भरोसे नहीं बैठ सकता। मुझे खुद भी मेहनत करनी होगी। जब तक मेरे पास वक्त है, मैं अपनी पढ़ाई सुधारना चाहता हूँ। मेरी बातें सुनकर बाई निंगबिन हैरान रह गई। उसे याद आया कि इससे पहले मेरे पास एक ट्यूटर थी जो कोई और नहीं बल्कि लियू रुयान ही थी। वह मुफ्त में मेरे घर पर ऐश कर रही थी ताकि मुझे पढ़ा सके। लेकिन लियू रुयान मुझे हमेशा नीची नजर से देखती थी और मुझे पढ़ाने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में उसे जो भी पैसे और महंगे गिफ्ट्स दिए थे वे सब पूरी तरह बेकार चले गए थे। बाई निंगबिन मेरे चेहरे पर यह सीरियस एक्सप्रेशन देखकर दंग थी। उसे साफ दिख रहा था कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसने टेबल पर रखा पानी का कप उठाया, एक घूंट लिया और अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, दरअसल मेरा अपना कोई पर्सनल ट्यूटर नहीं है। मैंने हमेशा खुद से ही सेल्फ स्टडी की है। लेकिन अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो, दरअसल मेरा कोई पर्सनल ट्यूटर नहीं है। मैंने सब कुछ खुद से ही सीखा है। लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए हर दिन तुम्हारे घर आ सकती हूँ। हालांकि उसे मनी मन डर था कि मैं शायद राजी नहीं होऊंगा। आखिरकार अपनी पिछली जिंदगी में मैंने कभी उसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं था। वह तो आज इसी बात से हैरान थी कि मैं उसे डिनर पर रोकने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और उत्साह से पूछा, क्या सच में तुम मुझे पढ़ाओगी? बाई निंगबिन ने मेरे चेहरे पर खुशी देखकर शर्माते हुए सिर हिलाया। हाँ, अगर तुम तैयार हो तो मैं रोज आ सकती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेशक, मुझे तो बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं इससे तुम्हारी अपनी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। तुम खुद भी तो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रही हो। कोई बात नहीं, इससे मेरी पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई निंगबिन ने शांत आवाज में कहा। लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही नरमी थी। असल में वह इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसने हाई स्कूल का सिलेबस पहले ही पूरा कर लिया था और उसका कॉलेज एडमिशन भी पक्का था। लेकिन मुझे नीचा दिखाने या परेशान करने के डर से उसने यह बात मुझसे
छुपा कर रखी थी। मैंने चैन की सांस लेते हुए कहा, तो फिर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ग्रेड्स बहुत खराब हैं, बस मुझे पढ़ाते वक्त मुझे बेवकूफ मत समझना। अपनी पिछली जिंदगी में लियू रुयान के ग्रेड्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल सब्र नहीं था। अगर कोई सवाल एक बार समझाने के बाद मुझे समझ नहीं आता तो वह पूरी क्लास के सामने मुझे डांटती और बेइज्जत करती थी। मेरे ग्रेड्स पहले फिर भी एवरेज थे, लेकिन जब से लियू रुयान ने मुझे ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, मेरे मार्क्स और गिर गए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो गया था। वह जानबूझकर ऐसा करती थी ताकि मैं हमेशा खुद को उसके सामने कमजोर समझूं। बाई निंगबिन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर डन रहा, अब से मैं रोज स्कूल के बाद तुम्हारे घर आऊंगी। हम दोनों आराम से खाना खा रहे थे। बाई निंगबिन को बहुत शांत देखकर मैंने अपनी चॉपस्टिक उठाई और उसकी प्लेट में थोड़ा और मीट रख दिया। मैंने प्यार से कहा, ये लो, इसे खाओ और बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक डाइनिंग हॉल का दरवाजा खुला और लियू रुयान अंदर आई। वह लू जिंगनियन को पैदल उसके घर छोड़कर सीधे यहाँ आ रही थी। उसे रास्ते में ही खबर मिल चुकी थी कि उसके पिता को मेरे डैड ने नौकरी से निकाल दिया है और उसके पिता ने फोन पर उसे बहुत डांटा था। यहाँ आते ही जब उसने देखा कि मैंने हमेशा की तरह उसके खाने का इंतजार नहीं किया और टेबल पर रखा सारा खाना हम पहले ही खा रहे थे, तो उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। मैंने उसकी तरफ एक बेपरवाह नजर डाली और उसकी परवाह किए बिना अपना खाना जारी रखा। लियू रुयान पहले तो मुझसे अपने पिता की नौकरी के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन टेबल पर बाई निंगबिन को मेरे इतने करीब बैठा देखकर वह चिढ़ गई। उसने नफरत से पूछा, ये लड़की यहाँ हमारे घर में क्या कर रही है? अपनी पिछली जिंदगी में लियू रुयान को खुश रखने के लिए मैं कभी किसी दूसरी लड़की के करीब नहीं जाता था। हर बार जब बाई निंगबिन मुझसे मिलने आती थी तो मैं लियू रुयान के डर से उसे बिना देखे ही घर से वापस भेज देता था, लेकिन आज खेल पूरी तरह बदल चुका था। मैंने लियू रुयान को ठंडेपन से जवाब दिया, हाँ, मैंने खुद बाई निंगबिन को यहाँ डिनर के लिए रोका है और मैं उसे अपने खास मेहमान की तरह ट्रीट करता हूँ। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? लियू रुयान के पास गुस्से में पैर पटकने और मुझे घूरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह चिढ़कर बोली, जियांग शियाओयू, तुमने जानबूझकर इस लड़की को यहाँ बुलाया है सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना? वह अच्छी तरह जानती थी कि उसे बाई निंगबिन से कितनी जलन होती थी। जब भी बाई निंगबिन किसी कंपटीशन या एग्जाम में फर्स्ट आती थी तो लियू रुयान का चेहरा देखने लायक होता था। मैंने मन ही मन सोचा, लियू रुयान, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हो, तुम अब मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं हो। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे लगता था कि यह लड़की ही मेरी पूरी दुनिया है और मेरी हर खुशी और काम सिर्फ उसी के आसपास घूमते थे, लेकिन अब इसे देखकर मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत होती है। मुझे समझ आ गया है कि इस मतलबी लड़की के पीछे भागने का मतलब खुद को बर्बादी की खाई में धकेलना है। लियू रुयान ने अपना घमंड दिखाने के लिए नफरत से कहा, जियांग शियाओयू, अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी और लड़की को घर बुलाकर मुझे जेलस कर लोगे तो यह तुम्हारा वहम है। सच तो यह है कि तुम्हें किसी और के करीब देखकर मुझे खुशी होगी ताकि तुम पूरे दिन अपनी शक्ल लेकर मुझे परेशान करने ना आओ। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकती हुई ऊपर अपने कमरे में चली गई। मैं चुपचाप मुस्कुराता रहा। लियू रुयान के जाने के बाद मैंने देखा कि बाई निंगबिन के चेहरे पर थोड़ी उलझन और उदासी आ गई थी। मैंने बात संभालते हुए उसे समझाया, निंगबिन, तुम उसकी बकवास पर ध्यान मत दो, वह बस ऐसे ही फालतू में गुस्सा कर रही है। लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि बाई निंगबिन ने इसके बाद एक शब्द भी नहीं कहा। उसका बर्ताव अचानक थोड़ा ठंडा और शांत हो गया था, जैसे उसे कोई बात बुरी लग गई हो। डिनर खत्म होने के बाद मैं बाई निंगबिन को बाहर गाड़ी तक छोड़ने गया और उससे कहा, सड़क पर सावधानी से जाना। जाते वक्त भी उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की, बस धीरे से सिर हिलाकर चली गई। जब मैं वापस घर के अंदर पहुंचा तो लियू रुयान सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतार दी थी और एक सिंपल शर्ट पहनी हुई थी। मैं मानता हूं कि भले ही उसने आगे चलकर मेरी लाइफ में कई बुरे काम किए, लेकिन उसका चेहरा सच में बहुत सुंदर था और वह बाहर से बहुत शांत और शरीफ लगती थी। अपनी पिछली जिंदगी में मैं उसके इसी मासूम लुक को देखकर धोखा खा गया था। इस समय हॉल में कोई नहीं था तो लियू रुयान ने तुरंत हक जताते हुए गुस्से में मुझसे पूछा, जियांग शियाओयू, तुमने मेरे पापा को नौकरी से क्यों निकाला? उसने ये बात पहले बाई निंगबिन के सामने नहीं पूछी थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सबको उसकी असलियत पता चले। असल में पूरे स्कूल के सामने खुद को अमीर खानदान की बेटी दिखाने वाली लियू रुयान सिर्फ हमारे जियांग परिवार के ड्राइवर की बेटी थी। बाई निंगबिन के सामने यह तमाशा होने से उसकी झूठी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मैंने उसकी बात सुनकर बेहद ठंडेपन से कहा, क्या मुझे अब एक मामूली ड्राइवर की बेटी को यह समझाने की जरूरत है कि मैं अपने घर के ड्राइवर को नौकरी से कब और क्यों निकालता हूँ? इस घर और बिजनेस के मालिक मेरे डैड हैं, तुम नहीं। लियू रुयान ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, आज दोपहर जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी गलती थी। इसका मेरे पापा से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम में इतनी ही अकड़ है तो सीधे मुझसे बदला लो। हिम्मत है तो मुझे ट्यूटर की नौकरी से निकाल कर दिखाओ। उसने सोचा था कि वह हमेशा की तरह अपनी ट्यूशन छोड़ने की धमकी देगी और मैं डर जाऊंगा, लेकिन मुझे ट्यूशन से निकालने की बात सुनते ही हंसी आ गई। मैंने लियू रुयान को घूरते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अभी तुमने खुद क्या कहा, एक बार फिर से कहना। लियू रुयान ने हैरानी से मुझे देखा। उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने कहा, तुम हमेशा खुद को बहुत होशियार और मुझे बेवकूफ समझती थी ना, तो अब से ये ट्यूशन का नाटक बंद करो। तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं अपने लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढ लूंगा। और सच तो यह है कि जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू किया है, मेरे ग्रेड्स सुधरने के बजाय और खराब होते जा रहे हैं। मुझे अब साफ लगता है कि तुम उस भारी भरकम सैलरी के बिल्कुल लायक नहीं हो जो मैं तुम्हें हर महीने देता हूँ। लियू रुयान को लगा था कि मैं हमेशा की तरह उसके साथ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में उसे नौकरी से निकाल दूंगा और अपने घर से बाहर जाने
जाने को कह दूंगा। वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और चिल्लाकर बोली, जियांग शियाओयू, तुम्हारे ग्रेड्स इसलिए खराब हैं क्योंकि तुम सच में महाबेवकूफ हो। तुम एक ही सवाल का जवाब 10 बार में भी नहीं दे सकते। मैंने बस एक बार लू जिंगनियन को वो चैप्टर समझाया था और वह तुरंत समझ गया था। लेकिन तुम दिमाग से बिल्कुल सुअर की तरह बेवकूफ हो। दूसरे टीचर के पास चले जाओगे तब भी तुम ऐसे ही निकम्मे रहोगे। कोई तुम्हें इससे ज्यादा नहीं सिखा सकता। ये पूरी तरह से तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। उसे इस कदर अपनी औकात भूलकर अभी भी मुझे ही दोष देते देखकर मैंने कड़क आवाज में कहा, लियू रुयान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम भूल रही हो कि तुम किसके घर में खड़ी होकर किसे डांट रही हो। तुम यहाँ सिर्फ एक सर्वेंट नौकर की बेटी हो और इस घर के मालिक के टुकड़ों पर पल रही हो। अपनी औकात में रहो और चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटो, क्योंकि अब से तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। जियांग शियाओयू, तुम दिन भर बस मेरे पीछे घूमने और मुझे डेट करने के बारे में ही सोचते रहते हो। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारे ग्रेड्स इतने खराब हैं। लियू रुयान ने नफरत से मेरा मजाक उड़ाया। तुम्हारी ये छोटी छोटी घटिया तरकीबें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि तुम्हें लू जिंगनियन के साथ मेरे रिश्ते से जलन हो रही है। तुम इस बात से परेशान हो कि मैं तुम्हें भाव नहीं दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें साफ बता दूं, मैं अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ और एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे उलट, भले ही तुम पढ़ाई ना करो, तुम्हारे परिवार के पास फिर भी बहुत पैसा है, इसलिए मेरा अभी तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करना नामुमकिन है। मैं अपने सामने खड़ी इस घमंडी औरत को घूरता रहा और उसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान था कि कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है। कुछ सेकंड बाद मुझे होश आया और मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, लियू रुयान, तुम्हें मेरे साथ रहने की भीख किसने मांगी? तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है भाई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अब तुम्हारे जैसी मतलबी लड़की के साथ रहूंगा? साफ सुन लो, जिस दिन से मैंने तुम्हें पसंद करना बंद किया है उस दिन से तुम मेरे लिए एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। लियू रुयान को अभी भी लगा कि मैं हमेशा की तरह सिर्फ मजाक कर रहा हूँ और गुस्सा दिखा रहा हूँ। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार याद दिला रही हूँ, अगर तुमने अगली बार फिर से उस बाई निंगबिन को अपने इस घर में कदम रखने दिया या खाना खिलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मुझे इग्नोर करने का इल्जाम मत देना। अपनी बात खत्म करने के बाद वह पैर पटकती हुई ऊपर अपने कमरे में वापस चली गई और अंदर से दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसे सच में लगा कि यह उसका अपना ही घर है। मैं अपने कमरे में वापस गया और आंटी जो को फोन करके साफ कह दिया कि कल सुबह लियू रुयान का सारा सामान इस घर से बाहर फेंक देना। मेरा घर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई नौकर की बेटी यहाँ रहकर मुझे ही आंखें दिखाए। फिर मैंने अपनी जेब से बाई निंगबिन का नंबर निकाला, उसे सेव किया और एक मैसेज भेजा, क्या तुम ठीक से घर पहुंच गई हो? हालांकि रात को उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह, क्योंकि मुझे लू जिंगनियन को पिक करने के लिए सुबह जल्दी नहीं जाना था, इसलिए मैं सुकून से देर तक सो सका। मुझे लगा था कि लियू रुयान अपना सामान समेट कर जा चुकी होगी, लेकिन जब मैं नीचे आया तो देखा कि वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर मेरा इंतजार कर रही है। मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठा और नाश्ता शुरू किया। अपनी पिछली जिंदगी में लू जिंगनियन को लेने जाने की जल्दी में मैं कभी ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाता था। लियू रुयान को टेबल पर बैठा देखकर मैंने उसके अकड़ से भरे चेहरे को देखा। अब भी उसे लग रहा था कि मैं पहले की तरह उसकी हर डांट सह लूंगा। नाश्ता खत्म करने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, लियू रुयान डीटों की तरह मेरे पीछे पीछे आ गई। डैड ने रातों रात हमारे लिए नया ड्राइवर रख लिया था जिसने नए कपड़े पहने थे और आदर से मेरे लिए कार का दरवाजा खोला। मैं जैसे ही कार के अंदर बैठा, लियू रुयान भी मेरे पीछे पीछे अंदर घुसने लगी। मैंने उसे ठंडेपन से देखा और कहा, लियू रुयान, इस तमाशे का क्या मतलब है? क्या तुमने कल क्लास में खुद नहीं कहा था कि तुम आज से मेरे साथ स्कूल नहीं जाओगी? मुझे तुम्हारी एक एक बात अच्छी तरह याद है। लियू रुयान का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वो अपनी अकड़ दिखाते हुए बोली, अगर मेरे पापा ने मुझे तुम्हारी खुशामद करने के लिए मजबूर न किया होता तो मैं तुम्हारे मुंह भी न लगती। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे परिवार के पास थोड़ा पैसा है? तुम्हें दूसरों को धमकाना अच्छा लगता है ना? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वह झूठ बोल रही थी। असल में उसके पापा को इस लग्जरी नौकरी की सख्त जरूरत थी। मैं यहाँ उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सीधे ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने का ऑर्डर दिया। जब हम स्कूल के गेट पर पहुंचे और मैं कार से उतरा तो लियू रुयान फिर से मेरे पीछे पीछे चलने लगी। वैसे तो वे रोज लू जिंगनियन को अपनी कार में साथ लाती थी, लेकिन आज गाड़ी न होने की वजह से लू जिंगनियन को खटारा बस से आना पड़ा था। लियू रुयान को कार से उतरते देख वह दौड़कर हमारे पास आया। लू जिंगनियन की नजर मुझ पर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल मैंने कार क्यों घुमा ली थी। उसकी नजर में मैं बस एक मामूली अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। हम दोनों को साथ देखकर उसने घबराते हुए पूछा, रुयान, क्या तुम दोनों ने सुलह कर ली? मैंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया और सीधे क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। लियू रुयान ने मेरी पीठ को नफरत से देखा। ये देखकर कि मैं अब उसे घास भी नहीं डाल रहा हूँ, उसने मुंह बनाया और लू जिंगनियन से बोली, मुझे उस बदतमीज से बात करने का कोई शौक नहीं है। लू जिंगनियन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं रुयान, ये तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम इस लड़के के नखरे झेल रही हो। वैसे पूरे स्कूल में सब गॉसिप कर रहे हैं कि जियांग शियाओयू ही इस लग्जरी कार का असली मालिक है। लियू रुयान ने बात छुपाते हुए झूठ कहा, वे लोग क्या सोचते हैं इसकी चिंता मत करो। दरअसल मेरे पिता और जियांग शियाओयू के पिता के बीच बहुत अच्छे बिजनेस टर्म्स हैं। पापा ने मुझसे बस इसका ख्याल रखने को कहा था, इसलिए मैं इसे पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकती। समझ रहे हो ना?
ओह, तो यह बात है। वह सिर्फ अपने पिता के कहने पर तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। लू जिंगनियन ने चैन की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि लियू रुयान अभी भी अमीर है और मैं सिर्फ उसका चमचा हूँ। लेकिन जब मैं क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो लू जिंगनियन का चमचा वांग यान पहले से ही वहां रास्ता रोककर खड़ा था। वह अकड़ कर खड़ा हो गया और मुझे अंदर जाने से रोकने लगा। मैंने ठंडेपन से कहा, रास्ते से एक तरफ हटो। वांग यान ने मेरी तरफ नफरत से देखा और चिल्लाकर बोला, जियांग शियाओयू, तुम कितने बेशर्म हो। कल तुमने स्कूल की ब्यूटी लियू रुयान और लू जिंगनियन को बीच रास्ते धूप में खड़ा छोड़ दिया और ड्राइवर से कहकर कार भगा ली। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैंने वांग यान की इस बेवकूफी भरी बात को सुना और जोर से हंस पड़ा। मुझे हंसी आ रही थी कि इन बेवकूफों को अभी भी सच का अंदाजा नहीं था। मैंने वांग यान को देखा और कड़क आवाज में कहा, वह मेरी अपनी कार है और मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी कार में किसे बिठाऊं और किसे नहीं। ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तुम बीच में बोलने वाले होते कौन हो? मेरा ये एटीट्यूड देखकर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी उत्सुक हो गए और ध्यान से हमारी बातें सुनने लगे। वांग यान ने जोरदार ठाका लगाया और मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वह मेबच कार तुम्हारे परिवार की है? जियांग शियाओयू, तुम खुद को बहुत बड़ा नवाब समझ रहे हो क्या? वह बेपरवाही से हंसते हुए आगे बोला, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुम यहाँ एक अमीर यंग मास्टर मालिक बनने का नाटक कर रहे हो। क्या सच में तुम्हारी ये औकात है? मैंने साफ साफ सुना है कि जियांग परिवार का जो ड्राइवर है वह तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारा पूरा परिवार जियांग खानदान के टुकड़ों पर पलता है। हमारी स्कूल ब्यूटी लियू रुयान इतनी दयालु हैं कि उन्होंने आज तक सबके सामने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, वरना उन्होंने तुम्हें बहुत पहले ही नौकरी से निकाल दिया होता। वांग यान लू जिंगनियन का सबसे पक्का दोस्त था और लू जिंगनियन हमेशा लियू रुयान के आगे पीछे घूमता रहता था। इसलिए वांग यान की यह बातें सुनकर क्लास के बाकी सब लोगों ने उस पर तुरंत यकीन कर लिया। सब जियांग शियाओयू को नफरत से देखने लगे। तभी अचानक लियू रुयान और लू जिंगनियन भी क्लासरूम के दरवाजे पर आ पहुंचे। वांग यान की बातें सुनकर लियू रुयान का चेहरा डर और गुस्से से सख्त हो गया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि वांग यान जो कुछ भी बोल रहा है वह जियांग शियाओयू की नहीं, बल्कि खुद लियू रुयान के झूठ की धज्जियां उड़ा रहा है। अगर बात ज्यादा बढ़ी तो उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। वह तुरंत घबराकर पास आई और वांग यान पर चिल्लाते हुए बोली, वांग यान, फालतू बकवास बंद करो और चुपचाप अपनी सीट पर वापस जाओ। वांग यान ने बेबसी से लियू रुयान के गुस्से से भरे चेहरे को देखा। वह उसकी नाराजगी को साफ महसूस कर पा रहा था, इसलिए उसके पास अपना रास्ता छोड़ने और चुपचाप पीछे हटने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लियू रुयान आकर फिर से मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। मैंने उसकी हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार अब मुझे उसकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा से टीचर्स की पसंदीदा स्टूडेंट थी और क्लास में उसके आपसी रिश्ते बहुत अच्छे थे। अगर वो आज किसी दूसरी सीट पर भी जाकर बैठ जाती तो कोई उसे कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ लू जिंगनियन के बगल में बैठा वांग यान इस सब से थोड़ा नाराज था। उसने चिढ़कर लू जिंगनियन से फुसफुसाते हुए कहा, लू जिंगनियन, आखिर लियू रुयान का इस सब से क्या मतलब है? वह जियांग शियाओयू तो लगभग उसके सिर पर सवार हो चुका है, फिर भी रुयान उसे इस तरह बचा रही है। यहाँ तक कि जियांग शियाओयू अब उसके साथ रहने की जिद पर भी आ गया है। लू जिंगनियन ने बात संभालते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, उसके पिता ने उसे जियांग शियाओयू का अच्छे से ख्याल रखने को कहा था। उसका और कोई मतलब नहीं था। तुम ज्यादा मत सोचो। ओह, तो यह बात है, वांग यान ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं भी सोच रहा था कि यह जियांग शियाओयू इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है। उसने तो पूरे कॉन्फिडेंस से यह तक कह दिया कि वह मेबच कार उसके अपने परिवार की है। वांग यान आगे बोला, वैसे मैंने देखा है कि लियू रुयान का फोन बहुत महंगा है और उसने तुम्हें जो गिफ्ट दिया था वह भी कोई सस्ता नहीं था। और दूसरी तरफ ये जियांग शियाओयू है जो खुद को वांग यान ने लू जिंगनियन से आगे फुसफुसाते हुए कहा, इस जियांग शियाओयू का फोन बिल्कुल मेरे साधारण फोन जैसा है, फिर भी यह खुद को किसी अमीर परिवार का वारिस दिखाने की कोशिश करता है। इसकी इस बकवास पर भला कौन यकीन करेगा? उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए मैंने अपनी सीट पर बैठे बैठे चुपके से अपना फोन निकाला और चेक किया। बाई निंगबिन ने आखिरकार मेरे रात वाले मैसेज का जवाब दिया था, लेकिन सिर्फ एक अक्षर में, एन। उसका ये जवाब बहुत रूखा और ठंडा लगा। मुझे याद आया कि कल डिनर टेबल पर वह कितनी दोस्ताना और खुलकर बात कर रही थी, लेकिन घर लौटने के बाद से वह अचानक इतनी दूर दूर क्यों रहने लगी थी। यहाँ तक कि कल रात के मैसेज का जवाब वह अब सुबह दे रही थी। लियू रुयान मेरे ठीक बगल वाली सीट पर बैठी थी और उसने तिरछी नजरों से मुझे मैसेज चेक करते हुए देख लिया था। मेरे फोन की स्क्रीन पर कांटेक्ट का नाम साफ तौर पर बाई निंगबिन दिख रहा था, जिसे देखते ही उसने माथे पर बल डाल लिया। वह ठीक ठीक समझ नहीं पा रही थी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो रहा था कि कल दोपहर के बाद से मैं पूरी तरह बदल गया हूँ और अब उसकी जरा भी परवाह नहीं करता। मैंने लियू रुयान को पूरी तरह इग्नोर किया, अपना कीबोर्ड ओपन किया और बाई निंगबिन की इस बेरुखी का कारण जानने के लिए उसे एक और मैसेज टाइप करने लगा। मैंने बाई निंगबिन को मैसेज भेजा, तो क्या तुम आज दोपहर ट्यूशन सेशन के लिए हमारे घर आ रही हो? फिर से बाई निंगबिन ने सिर्फ एक अक्षर में छोटा सा जवाब दिया, वाई। हाँ, जब मुझे पता चला कि वह आने को तैयार है तो मेरी आधी चिंता दूर हो गई। पूरी क्लास के दौरान मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर था। लंच ब्रेक के समय लू जिंगनियन हमारी सीट के पास आया और वह और लियू रुयान नीचे कैंटीन में खाना खाने जाने की तैयारी करने लगे। लियू रुयान ने सहजता से मेरी तरफ देखा और थोड़े हैरान होते हुए पूछा, जियांग शियाओयू, क्या तुम लंच करने नहीं चलोगे?
आज पढ़ाई को लेकर मेरी मेहनत देखकर लियू रुयान सच में हैरान थी, क्योंकि मैं पूरी क्लास के दौरान हमेशा की तरह जरा भी नहीं सोया था। मैं तो बस अपने नोट्स ठीक करने और उन्हें याद करने में व्यस्त था। सच में क्लास के बाकी बच्चों के लिए भी यह बहुत अजीब बात थी। जो लड़का आमतौर पर हर समय सिर्फ लियू रुयान के ही ख्यालों में खोया रहता था, वह आज उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था और मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद भी मुझे अपनी किताबों में व्यस्त देखकर लियू रुयान ने उत्सुकता से मुझसे कुछ और पूछना चाहा, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जैसे मैंने उसकी आवाज सुनी ही ना हो। ये देखकर लू जिंगनियन ने लियू रुयान की तरफ देखा और कहा, लगता है जियांग शियाओयू अभी नहीं आ रहा है, चलो हम खुद चलते हैं, बाद में उसके लिए कैंटीन से कुछ पैक करवा कर ले आएंगे। सबकी नजर में लू जिंगनियन एक बहुत ही शरीफ और अच्छा इंसान बनने का नाटक करता था, इसलिए जब लोग पीठ पीछे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, तब भी वह सबके सामने बहुत ही सकारात्मक और सीधा रवैया बनाए रखता था। लेकिन मैं अब इस मतलबी विलेन का कोई झूठा एहसान नहीं लेना चाहता था। मैंने अपना सामान ठीक से समेटा, अपनी सीट से खड़ा हुआ और उनके साथ नीचे न जाकर अकेले ही क्लास से बाहर निकल गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए लू जिंगनियन ने लियू रुयान से पूछा, वैसे आज शियाओयू को क्या हुआ है? वह तुम्हें इस तरह नजरअंदाज कर रहा है, क्या तुमने उसे किसी बात पर नाराज किया है? लियू रुयान खुद इस बात से बहुत उलझन में थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में वह मेरे साथ कितना भी रूखा बर्ताव क्यों न करती, मैं हमेशा एक वफादार पालतू कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। लेकिन कल से सब बदल चुका था। लू जिंगनियन ने बात बदलते हुए पूछा, वैसे क्या तुम उसे इस वीकेंड अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाने वाली हो? हाँ, ये लियू रुयान के जन्मदिन का हफ्ता था। पिछले साल लियू रुयान ने शहर के सबसे महंगे वांगपिंग होटल में भव्य पार्टी की थी, जिसका पूरा वेन्यू मैंने खुद अपने पैसों से बुक किया था और सारी आलीशान व्यवस्था की थी। उस रात लाखों का खर्च आया था और क्लास के जो भी दोस्त आए थे उन्होंने लियू रुयान की बहुत तारीफ की थी। जाहिर है इस बार भी उसने यही सोचा था। मैंने कई दिन पहले ही उसके इस जन्मदिन के लिए सारी बुकिंग्स और सही व्यवस्था करवा दी थी। अगर कल घर पर मैंने उसे ट्यूशन की नौकरी से निकालने और औकात याद दिलाने की बात न की होती तो लियू रुयान इस पार्टी के खर्च को लेकर दोबारा सोचती भी नहीं। लेकिन कल रात मैंने जो कुछ भी कहा था और आज मेरा जो बेहद रूखा बर्ताव था, उसके बाद उसका शातिर दिमाग अब ज्यादा सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर जियांग शियाओयू इस पार्टी में नहीं आया तो होटल का इतना भारी बिल भरेगा कौन? क्या बर्थडे पार्टी होगी भी? मुझे कॉरिडोर में दूर जाते हुए देखकर लियू रुयान ने खुद को झूठी तसल्ली देने की कोशिश की और मन ही मन सोचा, छोड़ो भी, मैं क्यों फालतू में परेशान हो रही हूँ। वह पागल तो मेरे पीछे मरता है, वह जरूर आएगा। वह मेरे जन्मदिन को नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। शायद वह जानबूझकर ऐसा रूखा बर्ताव कर रहा है ताकि वीकेंड पर मुझे कोई बड़ा सरप्राइज दे सके। यह सोचकर उसके लालची दिल को थोड़ी राहत मिली और उसने लू जिंगनियन से घमंड में कहा, हाँ वह जरूर आएगा, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। लू जिंगनियन ने भी मुस्कुराकर सहमति जताई। सही कहा, वह तुम्हारे हर जन्मदिन पर सबसे आगे रहा है। उस दोपहर लियू रुयान और लू जिंगनियन की स्कूल एनिवर्सरी प्रोग्राम के लिए स्टेज रिहर्सल थी। मैंने उनका इंतजार करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं किया और स्कूल खत्म होते ही सीधे अपनी कार से घर चला गया। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि बाई निंगबिन पहले ही वहां आ चुकी थी। जैसे ही मैं डाइनिंग हॉल के अंदर गया, वह और हमारी पालतू बिल्ली डबाई मेरा स्वागत करने के लिए पास आए। उसे अपने घर में इस तरह इंतजार करते देखकर मेरे चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। अपनी पिछली जिंदगी के कड़वे अनुभवों की वजह से अब मुझे समझ आ गया था कि बाई निंगबिन जैसी सच्ची लड़की के साथ बिताई हर एक मुलाकात मेरे लिए कितनी कीमती और दुर्लभ है। मेरे चेहरे पर यह सुकून भरी मुस्कान देखकर बाई निंगबिन कुछ पल के लिए हैरान रह गई, क्योंकि उसे स्कूल में मेरे आमतौर पर घमंडी और सबसे अलग थलग रहने वाले रवैये की आदत थी, लेकिन यहाँ मेरा रूप बिल्कुल बदला हुआ था। मेरे इस हालिया दोस्ताना और बदले हुए व्यवहार को देखकर बाई निंगबिन थोड़ी झिझक गई और हमेशा की तरह शांत रहने की वजह से वह मुझ पर कोई हुक्म चलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, निंगबिन तुम इतनी जल्दी आ गई, बहुत अच्छा हुआ। तो फिर चलो बिना समय बर्बाद किए सीधे ऊपर स्टडी रूम में चलते हैं। मैं बाई निंगबिन को लेकर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बने स्टडी रूम की तरफ ले गया। रास्ते में मैंने कहा, आज क्लास में मुझे कई चैप्टर्स और जरूरी बातें समझ नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा कि सीधे तुमसे ही मदद मांग लूं। हम दोनों स्टडी रूम में जाकर चेयर्स पर बैठ गए। मेरे बगल वाली ये सीट पहले लियू रुयान की हुआ करती थी, लेकिन जब वह मेरे साथ यहाँ बैठती थी तो कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। उसे तो हमेशा ऐसा लगता था जैसे मैं उसे पढ़ाकर उसकी अपनी पढ़ाई में रुकावट डाल रहा हूँ। लेकिन बाई निंगबिन बिना किसी नखरे के बड़े आराम से मेरे बगल में बैठ गई। उसने मेरा मौजूदा एजुकेशन लेवल जानने के लिए अपने बैग से 2 बेसिक टेस्ट पेपर्स निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने बिना कोई शिकायत किए उन पेपर्स को बहुत ध्यान से पूरा किया और सॉल्व करके उसे सौंप दिया। उसने कुछ देर तक बिना कुछ बोले बहुत गंभीरता से उन पेपर्स को चेक किया। स्टडी रूम के उस सन्नाटे में थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए मैंने धीरे से कहा, माफ करना निंगबिन, मैं पढ़ाई में सच में बहुत ज्यादा होशियार या समझदार नहीं हूँ। बाई निंगबिन ने मेरी तरफ देखा और बहुत ही शांत और नरम आवाज में जवाब दिया, नहीं जियांग शियाओयू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे मार्क्स इसलिए खराब हैं क्योंकि अब तक तुम्हारे पढ़ने का तरीका ही सही नहीं था। उसने मुस्कुराकर आगे कहा, क्यों ना मैं पहले तुम्हें बिल्कुल शुरुआत से सारी बेसिक बातें बेहतर ढंग से समझने में मदद करूं। एक बार बेस मजबूत हो गया तो आगे सब आसान हो जाएगा। मैंने उसकी इस समझदारी भरी बात पर पूरी सहमति में अपना सिर हिलाया। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मेरी जिंदगी सही पटरी पर आ रही
रही है। पूरी क्लास के दौरान बाई निंगबिन ने शर्माते हुए अपना सिर नीचे ही रखा। उसने कभी सीधे मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। फिर भी उसने मुझे बहुत ध्यान से एक एक चीज समझाई। उसके सवाल हल करने का तरीका बहुत साफ और समझने में बेहद आसान था। जो कॉन्सेप्ट्स पहले लियू रुयान के पढ़ाने पर मुझे उलझाते थे, बाई निंगबिन के समझाने के बाद वे अचानक बिल्कुल साफ हो गए। कुछ देर लगातार पढ़ाने के बाद उसे प्यास लगी। उसने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया तो पाया कि मैं पढ़ाई छोड़कर बस एकटक उसे ही देख रहा था। मुझे इस तरह खुद को घूरते देख उसने झिझकते हुए पानी का घूंट भरा और अपनी नजरें वापस किताबों पर टिका लीं। उसने शर्माते हुए पूछा, क्या बात है जियांग शियाओयू, कोई समस्या है क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे बस ये लग रहा था कि तुम मेरे साथ बहुत सब्र और प्यार से पेश आती हो, लेकिन फोन पर चैटिंग करते वक्त तुम बहुत अलग थलग रहती हो। सिर्फ एक शब्द में एन या वाई लिखकर जवाब देती हो। क्या कल लियू रुयान ने जो तमाशा किया था उस बात की वजह से तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है? बाई निंगबिन ने घबराकर तुरंत इस बात से इनकार किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में कल रात मेरे घर वाले बाहर से आए हुए थे, इसलिए मैं उनके साथ बहुत व्यस्त थी और तुम्हारे मैसेज का तुरंत जवाब नहीं दे पाई। उसने अपनी नजरें झुकाकर आगे कहा, जब तक मैंने तुम्हारा मैसेज देखा तब तक सुबह हो चुकी थी। प्लीज गलत मत समझना। अगर तुम्हें कभी भी पढ़ाई में किसी चीज की मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझे किसी भी समय कॉल या मैसेज कर लेना। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक स्टडी रूम की टेबल पर रखा मेरा फोन जोर जोर से बजने लगा। मैंने स्क्रीन देखी, वह लियू रुयान का कॉल था। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से लियू रुयान की चीखने की आवाज आई, जियांग शियाओयू, इस सब का क्या मतलब है? आखिर मैंने अब ऐसा क्या कर दिया है? उसकी आवाज में हमेशा की तरह वही घमंड, नाराजगी और मुझ पर आरोप लगाने का लहजा था। उसे लग रहा था कि वह चिल्लाएगी और मैं हमेशा की तरह डर जाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि नीचे हॉल में आंटी जो ने डैड के ऑर्डर्स पर उसका सारा सामान पैक करके घर से बाहर फेंक दिया था। मैंने फोन को अपने कान से थोड़ा दूर किया और एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी बकवास सुनने लगा। फोन पर लियू रुयान चिल्लाते हुए बोली, जियांग शियाओयू, तुमने सच में नौकरों से कहकर मेरा सारा सामान घर से बाहर फेंकवा दिया। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे इस कदर नाराज हो? मैंने अपने बगल में बैठी बाई निंगबिन की तरफ देखा। मैं अब उससे कुछ भी छिपाने की जहमत नहीं उठाना चाहता था, इसलिए मैंने सीधे फोन पर लियू रुयान से कहा, कल ही मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें ट्यूटर की नौकरी से निकाल दिया गया है, और जब तुम यहाँ काम ही नहीं करती तो तुम्हारे पास मेरे घर के लग्जरी कमरे में मुफ्त में रहने का कोई हक नहीं है, समझे? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे दोबारा परेशान मत करना। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। उस वक्त लियू रुयान हमारे आलीशान घर के गेट के सामने खड़ी अपना सामान बाहर फेंका जाते देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो जियांग शियाओयू उसके पीछे मरता था वे ऐसा भी कर सकता है। फोन रखने के बाद मैंने शांत आवाज में बाई निंगबिन से कहा, मैं सच में उस मतलबी लड़की को अपनी जिंदगी और अपने घर से बाहर निकालना चाहता हूँ। बाई निंगबिन ने मेरी बात समझी और धीरे से कहा, चलो हम अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। लेकिन एक पल बाद ही स्टडी रूम का दरवाजा अचानक झटके से खुला और लियू रुयान गुस्से में तमतमाती हुई दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से बिल्कुल उदास हो चुका था। उसकी जहरीली नजर बाई निंगबिन और मुंह पर पड़ी और उसकी आंखों में हमारे लिए साफ तौर पर नफरत की एक झलक दिखाई दी। उसे अपने स्टडी रूम में इस तरह बिना इजाजत घुसते देख मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया। मैंने ठंडेपन से पूछा, लियू रुयान, तुम अब भी यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मुझसे नफरत करती थी ना? तुम तो मुझे हमेशा नीची नजर से देखती थी, तो फिर अब तुम मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रही हो? लियू रुयान 2 कदम आगे बढ़ी। उसका लहजा हमेशा की तरह मुंह पर झूठे आरोप लगाने वाला था। वह चीखी, जियांग शियाओयू, क्या तुम्हें इस तरह सरेआम मेरी बेइज्जती करना बहुत मजेदार लगता है? यह तमाशा देखकर बाई निंगबिन भी अपनी सीट से खड़ी हो गई और बिना कुछ बोले चुपचाप मेरे आगे आकर खड़ी हो गई, जैसे वह अपने तरीके से मुझे लियू रुयान के गुस्से से बचा रही हो। मैंने लियू रुयान को घूरते हुए गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारी बेइज्जती? लियू रुयान, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? यहाँ जिसकी असल में बेइज्जती हुई है वह मैं हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे पिता के सारे रहने सहने के ऐशो आराम के खर्चों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तुम और वह कंगाल लू जिंगनियन हर दिन स्कूल में एक दूसरे के चिपके रहते हो और मैं एक बेवकूफ नौकर की तरह तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता था। मैं तुम्हारी हर बात मानता था, फिर भी मुझे बदले में सिर्फ तुम्हारी बेरुखी और ताने सहने पड़ते थे। क्या वह मेरी बेइज्जती नहीं थी? अब मैं बस वह सब कुछ वापस ले रहा हूँ जो मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिता को भीख में दिया था। लेकिन तुम्हारी जिद और घमंड देखो, तुम्हें ये अपनी बेइज्जती लग रही है। लियू रुयान ने गुस्से में अपने होंठ भींच ली। उसने अपनी झूठी अकड़ दिखाते हुए कहा, जियांग शियाओयू, ये मत सोचना कि तुम किसी और लड़की को यहाँ लाकर मुझे जेलस कर लोगे या मुझसे अपनी कोई भी शर्त मनवा लोगे। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती और मैं तुमसे कभी डेट नहीं करूंगी। ये बात मैं तुम्हें बिना किसी झिझक के साफ कह रही हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद वह झटके से मुड़ी और पैर पटकती हुई नीचे की तरफ चली गई। जाते जाते वह गुस्से में डाइनिंग टेबल से भी टकरा गई थी। मैंने स्टडी रूम की खिड़की खोली, नीचे से आ रही सामान की आवाज को सुना और उसे नीचे बगीचे से अपना बिखरा हुआ सामान उठाते और बिना पीछे मुड़े घर से जाते हुए देखा। वह बहुत ही पक्के और घमंडी इरादे से गेट के बाहर चली गई।
लियू रुयान हमेशा मेरे सामने बहुत घमंडी और उसूलों वाली बनती थी। हालांकि उसका परिवार गरीब था, लेकिन वह जताती ऐसे थी जैसे उसे बहुत घमंड हो। अपनी पिछली जिंदगी में मैं उसके साथ कितना भी अच्छा रहता या पैसे खर्च करता, वे हमेशा दिखाती थी कि वह पैसे के लालच में नहीं आने वाली। मैं बेवकूफों की तरह उसके इसी झूठे और स्वाभिमानी लुक की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। लेकिन अब जब मैं अपनी मौत और उसकी असलियत को देखने के बाद पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अपनी इस बेवकूफी पर सिर्फ हंसी आती है। ये सब कितना मजाकिया लगता है। बाई निंगबिन ने मुझे खिड़की के पास उदास खड़ा देखा और मुझे पुरानी यादों से बाहर निकालने के लिए धीरे से आवाज दी, जियांग शियाओयू। मैंने मुड़कर देखा तो बाई निंगबिन अभी भी वहीं शांत खड़ी थी और बहुत फिक्र से मुझे देख रही थी। मैंने मुस्कुराकर अपने आंसू छुपाए और कहा, सॉरी निंगबिन, मैं कहीं खो गया था। चलो आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। बाई निंगबिन ने मेरी तरफ देखा और प्यार से सिर हिला दिया। बाई निंगबिन ने मेरी आंखों में उदासी देखकर बहुत धीरे से कहा, जियांग शियाओयू, क्या मुझे अभी अपने घर वापस नहीं चले जाना चाहिए? मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं निंगबिन, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस अपनी पिछली जिंदगी में की गई कुछ बेहद बेवकूफी भरी बातों के बारे में सोच रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं लियू रुयान के जाने से दुखी हूँ। सच तो यह है कि उसे इस तरह अपने घर से बाहर जाते देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हूँ, क्योंकि कम से कम अब मुझे अपने भविष्य की बर्बादी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैंने खिड़की से दूर हटते हुए सोचा, लियू रुयान जैसी मतलबी लड़की से दूर रहने का सीधा मतलब है कि मैं इस नई जिंदगी में दोबारा कभी धोखा नहीं खाऊंगा, कभी तड़प कर बीमार नहीं पड़ूंगा और मेरा अंत दोबारा वैसा दर्दनाक नहीं होगा, है ना? मेरी बातें सुनकर बाई निंगबिन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना बैग उठाया और कहा, ठीक है, तो मैं अब वापस घर जाती हूँ। वह स्टडी रूम के दरवाजे से बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसका कोमल हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। बाई निंगबिन अचानक मेरा यह बर्ताव देखकर हैरान रह गई। वह धीरे से मुड़ी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अचंभे में मुझे घूरने लगी। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या हुआ जियांग शियाओयू? सच कहूं तो उस पल मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं था। मैं उसके चेहरे को देखकर साफ बता सकता था कि वह अंदर ही अंदर थोड़ी दुखी थी। दरअसल हर बार जब लियू रुयान बीच में आती थी और हक जताते हुए वह सब बकवास बातें कहती थी, तो बाई निंगबिन अनजाने में ही सही खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश करने लगती थी। अपनी पिछली जिंदगी में लियू रुयान और मैं सबके सामने बहुत करीब थे। मैंने उसके लिए अपनी फीलिंग्स कभी किसी से नहीं छिपाई थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि स्कूल में सबने, यहाँ तक कि खुद बाई निंगबिन ने भी यही सोचा होगा कि मैं सिर्फ लियू रुयान से प्यार करता हूँ। बेशक मैं पहले उसे सच में पागलों की तरह पसंद करता था। अगर मेरी पिछली जिंदगी का वह दुखद अंत न हुआ होता तो शायद मुझे लियू रुयान के लालच और बाई निंगबिन के इस सच्चे प्यार का एहसास कभी नहीं होता। इस बार जब बाई निंगबिन ने शर्माकर अपनी नजरें नीची की तो मैंने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया और माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराकर पूछा, वैसे क्या इस शनिवार को तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? मैं इस वीकेंड डिनर के लिए शहर के सबसे आलीशान रॉयल कोर्ट होटल जाना चाहता हूँ। मैंने आगे कहा, क्या तुम मेरे साथ वहाँ डिनर पर चलना चाहोगी? मैंने सुना है कि रॉयल कोर्ट होटल का खाना बहुत टेस्टी होता है। अपनी पिछली जिंदगी के आखिरी दिनों में तो मैं दाने दाने को तरस रहा था और भूखा मर रहा था, लेकिन अब इस नई जिंदगी में मैं बस अपनी लाइफ को खुलकर जीना और मजे करना चाहता हूँ।